पुनर्जन्म के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मूवीज में देखा होगा। करण अर्जुन जैसी मूवीज या बहुत सी बॉलीवुड मूवीज में पुनर्जन्म की बात की जाती है। लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स यहां पर एक ऐसी फैमिली से ताल्लुकात रखता हो जिस फैमिली के अंदर एक जीती जागती डायन मौजूद हो और वो डायन उसको अपने पास बुला रही हो। तो आज की कहानी जो है ये राकेश के बारे में है। राकेश जो यहां पर दिल्ली में रहा करता था, जिसको एक बहुत ही भयानक किस्म का सपना आता था। बचपन से उसको वो सपना आता था और कुछ 6-7 साल की उम्र से ये सब कुछ होना शुरू हुआ और लगातार उन सपनों की इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। और जब वो उन सपनों की जड़ तक पहुंचा तो उसे मालूम चला कि उसके ताल्लुकात, उसकी जड़ एक डायन के परिवार से जुड़ी हुई है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। राकेश 28 साल की उम्र के एक नौजवान थे। एक एमएनसी में वो काम करते थे दिल्ली के अंदर ही। बचपन से कुछ 6-7 साल की उम्र से उनको एक सपना आता था। उस सपने के मुताबिक उनको एक गांव दिखता था। उस गांव में कुछ चहल पहल थी। शाम और रात का वक्त होता है ना, जिस वक्त पर अंधेरा और रोशनी लगभग एक समान होते हैं, वो 7-7:30 के आसपास का वक्त जो होता है गर्मियों में, वो उनको दिखाई देता था कि उस वक्त पे गांव में बहुत चहल पहल है, हंगामा मचा हुआ है, चीख चिल्ला मचा हुआ है। एक लड़का है जो यहाँ पर अपने घर की छत पे से कूद करके सुसाइड कर लेता है। उसके पीछे लोग आए हुए हैं मशाले लेकर के उसको जिंदा जलाने के लिए। एक औरत है जिसको एक कमरे में बंद कर दिया गया है और उस कमरे को बाहर से लगा दी गई है आग। उस लड़के के माँ बाप या उस लड़की के माँ बाप कौन है, कहाँ है, नहीं पता। वो लड़का कौन, वो लड़की कौन, नहीं पता। ये सपना उसको दिखाई देता था। बस उन गांव वालों के चेहरे भी उसको नहीं दिखते थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग अंधेरा होने ही वाला होता था। ये सपना बचपन से जब उसको दिखना शुरू हुआ, उसने अपने माँ बाप को इसके बारे में बताया। माँ बाप उसको ये समझते थे कि भाई ये जो सपना है शायद इसके मन का वहम होगा। जब 6-7 साल की उम्र में ये सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन मन का वहम एक वक्त तक तो रहेगा, बार बार तो आगे बढ़ेगा नहीं। अब वो लगातार ये बात बोलता साल भर साल, महीने भर महीने, कि मुझे ऐसा होता है और जब भी ये सपना आता है मेरी तबीयत अचानक बिगड़नी शुरू हो जाती है। पहले तो वो सिर्फ वो सपना देखता था, बाद में वो अचानक से कुछ बड़बड़ाने लगता था, उसको दौरे पड़ते थे, उसका शरीर ही कांपने लगता था और कभी हद से ज्यादा पसीना तो कभी हद से ज्यादा शरीर जो था ठंडा पड़ जाता था। ये सब कुछ उस लड़के के साथ होता था। डॉक्टर्स पे दिखाया गया। डॉक्टर्स ने कहा भाई इसको जो है दौरे वगैरह पड़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक तौर पर थोड़े से कमजोर होते हैं। कमजोर ऐसे नहीं कि पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो या फिर वो सोसाइटी को अडेप्ट ना कर पाए, ऐसा नहीं। वो कभी ना कभी कुछ ऐसी इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं जिसको देख करके वो खुद डरते हैं। ठीक है, दवाइयां चली, थोड़े वक्त तक आराम, लेकिन कब तक दवाइयों के सहारे रहेगा कोई इंसान। दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे बहुत अच्छे पंडितों को दिखाया गया, साधुओं को दिखाया गया। सब ने अपने अपने यहाँ पे टोने टोटके कर लिए, सब ने अपनी पूजा पाठ सब कुछ कर ली। उस लड़के को किसी तरीके से शांति नहीं मिल रही थी। इन सब चीजों से वो लड़का खुद ही टैकल कर लेता है और एक वक्त के बाद वो ये सोचता है कि चलो जो भी है, ये सपने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे, सिर्फ आते हैं, ये ख्याल मेरे मन में आते हैं और ये अपने आप चले जाते हैं। हफ्ते में 1-2 बार अगर ये सपना आ भी गया तो क्या हो गया। वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें जो थी ठंडी पड़ती चली गई। अब उम्र हो गई थी 28 साल। 28 साल की उम्र में उनको फिर से वही सपना दोबारा से आता है, जिसकी अब उनको आदत पड़ चुकी थी। लेकिन इस बार ये सपना पुराने सपने से अलग था। इस सपने के मुताबिक उनको वो लड़की जो जिंदा जल रही थी उसकी शक्ल दिखाई देती है और वो लड़की उनको भाई कह के बुलाती है और लोग जो होते हैं वो मनोहर मनोहर चिल्ला रहे होते हैं और उस लड़के के पीछे भाग रहे होते हैं। वो लड़की सिर्फ भाई भाई कह रही थी और फिर से वही कि लड़का नीचे कूद गया, लड़की को जिंदा जला दिया गया। गांव कौन सा था ये तक नहीं पता। बहुत बार उन्होंने उस तरीके के लैंडस्केप को गूगल पे भी सर्च करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं पता चला। ठीक है, उन्होंने सोचा अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसकी सच्चाई उस गांव में जाकर के ही पता चलेगी। इससे पहले वो उधर जाते, उनका एक दोस्त था जो था टैरो कार्ड रीडर। उसको उन्होंने सारी बात बताई कि देखो मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं। उस लड़के ने ये बात कही, देख मुझे ऐसा लगता है कि इन सपनों के जो तार हैं वो तेरे पुराने जन्म से जुड़ रहे हैं, ये तेरा नया जन्म है और वो जो लड़की है ना
जो बार बार तुझे दिखती है, शायद उसकी आत्मा तुझसे बात करना चाहती है। तू एक काम कर, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास तुझे लेके चलता हूं, उसको तू सारी बात बता, शायद वो तेरी कुछ मदद कर पाए। वो दोनों, टैरो कार्ड रीडर और राकेश, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पे जाते हैं, उसको सारी बात बताते हैं। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। वहां पर वही तामझाम जैसा आप देखते हैं फिल्मों के अंदर कि सारी जगह पर मोमबत्तियां, इधर एक ओइजा बोर्ड बीच में रखा जाता है। इस तरीके से उस आत्मा के हाथ पैर जोड़ करके उसको बुलाने की कोशिश की जाती है कि अगर तुम कुछ चाहते हो तो इधर कुछ बताओ, लेकिन वो आत्मा आती नहीं। स्ट्रेंज केस ये था कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तक भी इस बात को कंक्लूड नहीं कर पा रहा था ये एक सच्चाई है या राकेश की बनाई हुई एक कहानी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था क्योंकि कोई आत्मा आ ही नहीं रही थी। यह बहुत बड़ी दिक्कत थी। राकेश ने दिन रात एक कर दिए। उनकी उम्र 29 साल हो गई और उनको उस गांव से मिलता जुलता एक गांव मिला जो मध्य प्रदेश में था। वहां पर वो गए। वहां पर जाकर के जब उन्होंने थोड़ा बहुत लैंडस्केप देखा तो हां, वो वैसा दिखाई जरूर दे रहा था जैसा उनको सपने में दिखता था। उन्होंने वहां पर जाकर के उस घर के होलिये के बारे में भी लोगों को बताया। लोग जो थे वो इस बारे में कुछ बात करना नहीं चाहते थे। वो जब जा रहे थे उनके कान में एक आवाज पड़ी, अगर अपना भला चाहता है लड़के तो यहां से चुपचाप चला जा, अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप वापस चला जा। और अगर तुझे विश्वास नहीं होता और तुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है तू अकेले संभाल लेगा, तो मैं तुझे बताता हूं कि तेरी मां जो आज मार्केट में सब्जी लेने गई है वो वहां से जिंदा वापस नहीं लौटेगी अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसको उसकी मां के बारे में भी पता था, उसके बाप के बारे में भी, सबका नाम पता सब कुछ बता दिया। सिर्फ एक आवाज, कोई चेहरा नहीं, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा और सब लोग गांव के नॉर्मली ही घूम रहे थे। राकेश फटाफट उस गांव से निकल गए और जब उन्होंने जाकर के देखा तो उनकी मां सलामत थी, उनको कोई चोट नहीं पहुंची थी, लेकिन वो आवाज जो थी वो उनका पीछा अभी भी कर रही थी। उसने कहा यह सिर्फ एक धमकी थी, अगली बार उस गांव में घुसने की जुर्रत मत करियो, जो भी हुआ उसे भूल जा, वो सपने आते हैं तो आने दे, वहां पर मत आइयो। राकेश के लिए ये संकेत काफी था और वो नॉर्मल से इंसान थे, वो इन बातों से डर भी गए। उन्होंने सोचा जो हुआ जाने दो, मैं इन लफड़ों में पड़ता ही नहीं, कौन सा पुराना जन्म और कौन सी ये भाई बहन का रिश्ता वगैरह, मुझे कुछ नहीं पड़ना। वो आज रात को जब सोए उनको आज एक सपना आया, एक कंप्लीट वाइट फिगर थी एक लड़की की। वो लड़की उनको कह रही थी, भाई मुझे मुक्ति दिला दे, मुझे मुक्त करा दे, मैं किसी का कोई नुकसान नहीं चाहती, मैं एक अंधेरे में हूं, मुझे नहीं पता कि मैं यहां पर कैसे कैद हूं, बस मुझे मुक्ति दिला दे, मैं तेरी बहन बोल रही हूं रानी मनोहर, मुझे मुक्ति दिला दे। इस वक्त पर यह चीज कंफर्म हो चुकी थी कि जो राकेश है वही मनोहर है। वो वापस से उस गांव में जाते हैं और इससे पहले वो किसी पंडित वगैरह से बात कर लेते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। पंडित कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक लॉकेट दे देता हूं और इसी के साथ में अगली बार जब तुम जाओगे तो उससे पहले तुम्हें 101 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करना है, तो वो जो शक्ति है वो शायद तुम्हारे ऊपर हावी ना हो पाए। वहां पर वो गए और गांव के लोगों से दोबारा से पूछताछ शुरू करी। गांव में एक आदमी था जिसने उन्हें उस घर के बारे में बताया और उन्होंने कहा वो एक डायन का घर है। ऐसा नहीं है कि वहां पर वो डायन जो है वो मौजूद हो, वो तो चली गई वहां से, लेकिन एक डायन के घर में आखिर आप जाना क्यों चाहते हैं? उस घर में मत जाओ, सिर्फ मनहूसियत और खंडर के अलावा वहां कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत बार जा चुके हैं और सब कुछ वहां पर एकदम ठीक है, आप मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ मनहूसियत है वहां पे। हो सकता है आपकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, अक्सर लोगों के साथ ऐसा हुआ है, एक बहुत ही गंदी बदबू उनको उस दर महसूस होती है। अपना भला चाहते हैं तो मत जाइए, क्या मिल जाएगा आपको वहां जाकर। राकेश यहां पर माने नहीं, वो उस घर के अंदर चले गए। वहां पर वो गए, लिटरली उन्हें कुछ नहीं मिला।
पूरा घर जला हुआ था, जैसा एक जला हुआ घर होता है। फर्नीचर वगैरह वहां पर सब कुछ तहस नहस था। इधर उधर सामान जो थोड़ा बहुत अध जला था वो पड़ा हुआ था। किसी की डेड बॉडी नहीं थी, कोई मनोहर नहीं, कोई रानी नहीं, कुछ नहीं। वहां से वो वापस आ गए। किसी ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि पीछे से फिर एक आवाज आई हो कि नहीं तू मेरा भाई है, मुझे यहाँ पर मुक्ति दिला दे। नहीं नहीं, कुछ नहीं। चुपचाप वो बाहर आ गए। बाहर जब वो आए तो उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा जो उन्हें बहुत ही अलग तरीके से घूर रहा था। वो उसके पास गए और उससे पूछा कि आखिर इस घर का मामला क्या है। तो उसने ये बात बताई कि इस घर के अंदर एक औरत को और उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि वो औरत एक डायन थी। या फिर वो डायन थी भी या नहीं ये किसी को नहीं पता। यहां पर राकेश को पता चलता है कि मनोहर नाम का एक लड़का था, उसकी बहन थी रानी और उसके माँ बाप थे। रानी जो थी वो गांव की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। उसकी शादी एक रईस परिवार में भी करा दी गई थी, लेकिन एक दिक्कत उस लड़की के साथ हो गई और वो दिक्कत ये थी कि जब वो प्रेग्नेंट होती थी उसका बच्चा अपने आप गिर जाता था। 3 बार वो लड़की प्रेग्नेंट हुई आफ्टर मैरिज और तीनों बार कुछ 2-3 महीने के अंदर अंदर उसका मिसकैरेज हो जाता था। और उस गांव में उस वक्त पर यह चीज मानी जाती थी कि अगर कोई औरत यहाँ पे बच्चे को ठहरा ना पाए, आपने सुना होगा अक्सर देसी लैंग्वेज में इसी तरीके से बात करते हैं कि अगर किसी औरत के पेट में बच्चा नहीं ठहरता तो वो औरत जो है यहाँ पर एक डायन है, जीती जागती डायन है और ऐसी औरत से सब लोग पर्दा कर लें। ये बात मानी जाती थी। आज भी इंडिया में बहुत सी ऐसी पिछड़ी जगहें हैं जिनमें इस तरीके की बातें कंप्लीटली रेलेवेंट हैं। वो यही चीज मानते हैं कि पहली औलाद तो लड़का होनी चाहिए, या फिर औरत अगर बच्चे को जन्म नहीं दे पाती तो वो बांझ है या फिर वो डायन का जीता जागता साया है। ये बात बोली जाती थी। उस लड़की के हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। वो वापस से अपने घर पे आकर के रहने लगी। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। वो औरत डायन जरूर थी लोगों के मुताबिक, लेकिन लोगों ने उसको मारा नहीं था। असल में दिक्कत तब शुरू हुई जब वो अपने घर पे आई। लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि उनके घरों के बाहर कई बार मरी हुई बिल्ली मिलती, चील जो होती है चील, उसको किसी ने बीच में से फाड़ रखा होता, जली हुई लहसुन मिलती, आधी जली हुई प्याज मिलती, कभी कभी यहाँ पर लाल मिर्ची जो होती वो बहुत ज्यादा उनके घर के आसपास मिलती। और इसी के साथ साथ आपने इल्यूमिनाटी का जो साइन देखा है वो भी लोगों के घरों के बाहर में बना हुआ उनको मिलता था। लोग जो थे वो अब भी उस औरत को मारना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि शायद ये किसी की बदमाशी है या फिर कोई इस एवज में इस तरीके के काम कर रहा है। लेकिन उनका शक यकीन में तब बदल गया जब उनके बच्चों के ऊपर इस तरीके की चीजें हावी होने लगी। उनके बच्चे जब बाहर खेलते थे तो खेलते खेलते कुछ 2-3 घंटे के लिए वो गायब हो जाते और जब वो वापस आते तो उनके बॉडी पर स्क्रैच मार्क मिलते और इसी के साथ साथ उनके हाथ पैर थोड़े थोड़े से यहाँ पे कटे हुए मिलते। और वो ये बताते कि उनकी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी थी और उनको नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ किया किसने। लोग इस वक्त पे इतने ज्यादा भड़क गए कि वो उस घर में गए और उस लड़की के जो माँ बाप थे वो उस वक्त पे घर पे मौजूद नहीं थे। कहा जाता है कि वो गांव से बाहर थे और कभी भी वो इधर गांव में लौटे ही नहीं। उनको मार दिया गया या फिर वो डर से वापस नहीं लौटे, ये किसी को नहीं पता। उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मनोहर जो था वो उसको बचाना चाहता था, लेकिन भीड़ ही इतनी ज्यादा थी कि वो मनोहर के पीछे भी पहुंच गई। मनोहर अपनी जान बचाता बचाता भागा और वो छत से नीचे गिर गया जैसे सपने में आपने देखा था, और उस लड़की को जिंदा जला दिया गया। कहा जाता है कि उसके बाद से उस डायन का प्रकोप खत्म हो गया। ये सब कुछ वो बुढ़ा आदमी बता रहा था, लेकिन उसने एक बात और बताई कि बेटा अगर किसी डायन को ऐसे जला दिया जाए या किसी चुड़ैल को ऐसे जला दिया जाए तो उसका प्रकोप जो होता है ना वो उसके बाद में और भयानक तरीके से सामने आता है, क्योंकि अब उसके पास में शरीर नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी डायनों को या चुड़ैलों को गांव में या फिर शहरों में इन बेसिस पर जलाया जाता था कि ये चुड़ैल है डायन है, तो उनको एक पीपल के पेड़, एक बरगद के पेड़ या बबूल के पेड़ से बांध के जलाया जाता था, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस वक्त पे आप उन्हें वहां पे कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर किसी ने कैप्चर नहीं किया, यहां पर जिंदा जला दिया गया। और बाबा का यह कहना था कि उसके बाद से गांव में कोई भी हंगामा हुआ ही नहीं।
ये घर जो है ना, जो तुम देख रहे हो, कई बार लोग इसके अंदर गए, बच्चों की बॉलें अंदर गिर जाती थी, वो तक लेकर वो वापस आ गए। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि कोई डायन यहाँ पे मौजूद है। बेटा, मुझे लगता है कि इस लड़की को इस गांव के जमींदार ने मरवाया था। दरअसल उस जमींदार का बेटा जो था वो उससे प्यार करता था और उस लड़की ने उसके प्रपोजल को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया था। इसी के चलते शायद ऐसा हो सकता था कि बच्चों की आंखों पर कोई पट्टी बांध जाता था, उन्हें मारता पीटता था। जैसे बच्चे कहते भी थे कि एकदम से हमारे आंखों पे कोई पट्टी डाल देता था, हमें पता नहीं चलता था और फिर हम लोग वापस अपने घर पे आ जाते थे। मरी हुई बिल्ली, मरा हुआ कबूतर या चील, वो जितना भी सब कुछ होता था वो जमींदार के लोग ही करते थे। हाँ, एक बात जरूर थी कि वो लड़की सचमुच बच्चों को पैदा नहीं कर सकती थी और शायद इसी बात का एडवांटेज उठा करके उस आदमी ने अपनी पूरी प्लानिंग इस तरीके से बना दी और उस लड़की को जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मारा था उसी तरीके से उसको मार दिया। बेटा, यहां पर कोई आत्मा नहीं है। मैं तो बस ये कहूंगा कि बस यही सच्चाई थी। उस वक्त के जितने भी लोग थे वो मर चुके हैं। इन बातों को बेटा कुछ 35-40 साल के आसपास का वक्त हो गया है। अब कौन जिंदा रहेगा? मैं तो बहुत बूढ़ा आदमी हूं, मेरी भी उम्र बस यहाँ पे ढलती जा रही है। मैं तो बस ये कहूंगा कि ये एक शक है कि शायद जमींदार ने ही ऐसे मरवाया होगा, नहीं तो वो डायन तो अब तक इस गांव को खत्म कर देती। मैं तो बस ये कहूंगा तुम यहां से चले जाओ। ये सारी बातें राकेश को समझ तो आ रही थी, लेकिन उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर वो लड़की उनको सपने में ये आकर क्यों बोल के गई कि भाई मुझे मुक्ति दिला दे, मैं यहां पर कैद हूं और यहां पे बहुत अंधेरा है। उस घर में अगर वो मरी थी तो उसकी आत्मा भटकनी चाहिए। आत्मा का तो कोई संकेत यहां पर था ही नहीं। तो आखिर ये सब कुछ क्या था? उन्होंने उन बाबा से पूछा कि यहां पर कोई ज्ञानी पुरुष है जो मेरी कोई मदद कर सके या कोई औरत है जो यहाँ पर मेरी कुछ हेल्प वगैरह कर सके? तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पर एक बड़ी अम्मा नाम से औरत रहती है जिसकी उम्र यहाँ पे कही जाती है कुछ 99 साल के आसपास है। वो तुम्हारी शायद कुछ मदद कर सके। उस औरत का हुलिया बहुत भयानक था। उसके नाक के अंदर नथ थी जो बहुत बड़ी थी। आप समझ लीजिए कि एक बॉल जो होती है ना, प्लास्टिक की बॉल, इतनी बड़ी नथ उसने पहन रखी थी। ईयर रिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी। बाल जो थे उसके खुले हुए थे और काफी लंबे थे। उसके लुक से ही काफी ज्यादा डर लग रहा था राकेश को। लेकिन वो औरत जो थी उसको उन्होंने सारी बात बता दी। उस औरत ने एक बात कही कि हो सकता है कि जो तेरी बहन है, जैसा वो कहती है, उसको यहां पर किसी दूसरी आत्मा ने अपना गुलाम बना रखा हो। इसी के चलते उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहां पर है, इसीलिए उसको हर जगह अंधेरा दिखाई देता है। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से यहां पे सब क्लियर कर देता हूं। आपने राज 3 मूवी देखी है? उसमें एक सीन होता है जहां पे इमरान हाशमी किसी से यहां पे कांटेक्ट करता है और वो ईशा गुप्ता की आत्मा के पास में जाता है, तो उसको दिखाई देता है कि वो लड़की एक टेबल पे बैठी हुई है और उस टेबल को किसी ने बांध रखा है और कोई दूसरी एंटिटी है जो उस रूम में मौजूद है और उसको वो जाने देना नहीं चाहती। कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता सा वो भी इधर कह रही थी। वो उस आदमी के साथ में उस गांव में जाती है। वहां पर वो उस घर में जाती है तो अचानक से वो यहां पे नोटिस करती है कि उसके हाथ पे एक जले हुए का निशान आ जाता है और उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था उस औरत को, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो फटाफट उस लड़के को सारी सच्चाई बोल देती है कि बात यही है कि उस औरत को किसी ने यहां पे कैद कर रखा है। मैं इसका इलाज नहीं कर सकती और हो सके तो तू किसी बड़े आदमी से यहाँ पे बात कर जो यहाँ पे मुक्ति वगैरह करा सके। उसने कहा ठीक है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव वाले उस लड़के के खिलाफ हो गए, राकेश के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा जो भी है ना, जाने दो। अगर तुम यहाँ पर दोबारा आए, हम देख रहे हैं तुम बहुत देर से तहकीकात कर रहे हो, एक दिन से तुम यहाँ पे रुके हुए हो, जितनी जल्दी हो सकता है चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बात अलग है कि राकेश के जो फादर थे उनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी और इसी के चलते उन गांव वालों को यहां पर शांत करा दिया गया कि अगर तुम लोग चुप नहीं रहोगे तो तुम लोग यहां पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। वो लोग तो मान गए। यहां पर किसी बड़े आदमी को बुलाया गया और उसने ये बात बोली कि ये लड़की जो है ये एक ब्रह्म राक्षस की कैद में है। अब ये चीज शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे इस चैनल पे। ब्रह्म राक्षस कुछ इस तरीके के ब्राह्मण होते हैं जो जीते जी
काले जादू का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो मर जाए तो उन्हें कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। अगर कोई पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास अचानक से सड़ जाए ना और सूख जाए तो कहा जाता है उस पीपल के पेड़ के ऊपर ब्रह्म राक्षस का वास है। और ब्रह्म राक्षस उतनी ही ताकत पोजेस करता है जितना कि एक जिन्न। कई ब्रह्म राक्षस जिन्न से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और कहा जाता है कि अगर किसी के ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया आ जाए तो उस आदमी की मौत पक्की है। आप कहीं पर भी ले जाइए उसे, कितने ही बड़े मंदिर में, कितनी ही बड़ी मजार में, वो बच नहीं सकता। ब्रह्म राक्षस के बारे में ये तक भी मैंने सुना है कि राजस्थान में जो मंदिर है वहां से भी बच के वापस आ जाते हैं वो, उनके पास में ताकत इतनी ज्यादा होती है। उधर जब ये बात सामने आई तो वहां पर कुछ 21 पंडितों को बुलाया गया, और वो 21 पंडित जो थे वो सारे के सारे इधर राजस्थान से आए थे, और वहां पर पूजा पाठ करी गई बहुत दिनों तक। कुछ 101 दिन तक पूजा पाठ चली है वहां पे अलग अलग तरीके से। कुछ भी शोर शराबा नहीं हुआ गांव के अंदर, सब कुछ शांत था। और तब जाकर के ये बात कही गई कि ये ब्रह्म राक्षस जो है ये अब यहां से जा चुका है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है, वो जा चुका है बस। लेकिन ये लड़की जो है ये यहां से मुक्त हो चुकी है। ब्रह्म राक्षस आसानी से मुक्त भी नहीं होते, वो जाना चाहेंगे तभी वो यहां पर जा पाएंगे। इसी के चलते कोई भी जब भी उस घर में आता था उसको उस लड़की की प्रेजेंस फील ही नहीं होती थी। नहीं तो आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसी हॉन्टेड जगहों पर प्रेजेंस तो फील होती है, एटलीस्ट किसी को फील नहीं होती थी, क्योंकि उस घर के अंदर ब्रह्म राक्षस का वास था। और वो ब्रह्म राक्षस जो था वहां पर कैसे आया, किसने उसे भेजा था, या फिर वो अपने आप ही वहां पे आ गया, ये भी किसी को नहीं पता। लोगों का बस यही मानना था कि शायद वो जमींदार जो था वो कुछ ऐसा जानता था जिसके चलते वो ब्रह्म राक्षस से कांटेक्ट कर सकता था, और इसी के चलते उसने ब्रह्म राक्षस का साया उस लड़की के ऊपर छुड़वा दिया ताकि वो लड़की अनंत काल तक यहां पर सड़ती रहे। इतनी ज्यादा उसको जलन थी जब उसने उसके लड़के का प्रपोजल ठुकरा दिया। खैर उस लड़की को तो मुक्ति मिल गई थी और ब्रह्म राक्षस भी वहां से जा चुका था। ये सब उनका एक अंदाजा था कि शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि किसी को कोई अंदाजा नहीं कि ब्रह्म राक्षस कैसे आया। मेरे पास में एक स्टोरी है ब्रह्म राक्षस के बारे में भी, कि एक इंसान को पोजेस यहाँ पे कर लिया था। वो स्टोरी मैं लेकर के आऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि ब्रह्म राक्षस की पावर्स क्या होती हैं, वो कितना ज्यादा डेंजरस होता है। वो लड़की यहाँ पे मुक्त हो गई थी, और इतना लंबा एक्सॉर्सिज्म या जो भी आप कहना चाहे 101 दिन का ये कभी भी किसी ने नहीं किया था। और 21 पंडित लगातार दिन रात ये काम करते थे। पूजा ऐसी थी कि वो 1 सेकंड को भी रुक नहीं सकती थी। 21 पंडितों में से 11 पंडित एक वक्त पे जागेंगे और 10 पंडित एक वक्त पे। ऐसा हो सकता था कि 12 घंटे 11 पंडित एक साथ पूजा करें, बाकी 12 घंटे 10 पंडित, और ये सब कुछ चला। और तब जाकर के वो आत्मा यहाँ से मुक्त हुई। और जाते वक्त पे यहाँ पर सभी गांव वालों ने एक चीज देखी थी कि रानी जो थी वो उनको सचमुच दिखाई दी थी। जो वहां पर कैद थी वो जली हुई नहीं थी, क्योंकि अब वो आत्मा के फॉर्म में थी तो वो नॉर्मल थी, वो जली हुई नहीं थी। उसने अपने भाई की तरफ देखा, जो मनोहर या राकेश जो भी आप उसे कहना चाहें वो था, उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों को, जैसे थैंक यू का एक गेस्चर होता है ना, आंखें थोड़ी सी मूंद करके, उस तरीके से उसने उसको देखा, छोटी सी स्माइल पास करी और वो लड़की वहां से चली गई, उसकी मुक्ति हो गई। अगर यहां पर राकेश ये स्टेप नहीं उठाता तो शायद वो हमेशा हमेशा के लिए तड़पती रहती, क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो ही नहीं रही थी। इसके बाद से उस गांव में कभी कुछ अजीब नहीं हुआ, ना राकेश को सपना आया। और उनका यही मानना है कि जो भी उनके पुराने जन्म का यहाँ पे किस्सा था वो इस पूजा पाठ के जरिए पूरी तरह से खत्म हो गया। उन पंडितों ने भी उनको ये बात बोली कि इस तरीके का स्ट्रेंज किस्सा हमने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, शायद ये पहली और आखिरी बार ही था। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। बाकी आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।